नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपी ट्रिपल एससी पीटी की तैयारी कर रहे हैं तो फ्री वाला हमारा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका कि पूरा नाम है यूपी ट्रिपल एससी पीईटी बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, यानी कि @UP ट्रिपल एससी पीईटी बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, बिना किसी स्पेस के, ना कोई अंडरस्कोर है। लगातार उसमें यूपी ट्रिपल एससी पीईटी से जो सिलेबस है जितनी भी, उसको पिक्स के फॉर्म में दे रहे हैं, बिल्कुल शॉर्ट पिक्स है। उतना अगर आप जो है कर लेंगे, काफी कुछ जो जितना भी पीटी में जीएसजी के करंट अफेयर है, सारी जो है आप लोगों की तैयारी हो जाएगी। उसी में टेस्ट सीरीज का भी लिंक मिलेगा, क्विज भी उसी में चालू कर दी है। लगातार उसको फॉलो करके रखिए, लगातार आपके लिए लगे हुए हैं, आप देख रहे होंगे। उस ग्रुप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जो हमारा डिस्क्रिप्शन में है उसी से ज्वाइन करिएगा। वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है उसी से ज्वाइन करिएगा, या फिर ये वाला ग्रुप है, देख लीजिए ध्यान से। टेलीग्राम में ये लिख के सर्च करना है यूपी ट्रिपल एससी पीईटी बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, बिना किसी स्पेस के। ये वाला ग्रुप है, अपना ध्यान रखिएगा। ये वाला दूसरा कोई चैनल है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं आप चाहें तो। ये वाला हमारा मेन चैनल। इंस्टाग्राम में हमारा पेज फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज। इसमें स्टोरी हाईलाइट, जो हाईलाइट हो प्लस पोस्ट जरूर देख करिए। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना जरूर कमेंट करके बताइए कितने आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं। दोस्तों, स्लॉट 2 की क्विज को देख लेते हैं। ये स्लॉट 2 की क्विज जो है ये 9 बजे रात में पोस्ट की जाती है। आइए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 को, और इस क्वेश्चन नंबर 1 में कहा जा रहा है कि केल्विन, यानी जो के है, मतलब केल्विन एक मात्रक का नाम है और उसे के से हम डिनोट करते हैं, कैपिटल के होता है। इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ, मतलब ये किस चीज को मेजर करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली यूनिट है। तो ये हमने पिछले वाली क्विज में भी देखा था। टेम्परेचर को ये मेजर करता है, उसका ये मूल मात्रक देखा जाता है। जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं उनके नाम आप जानते हैं, 7 मूल मात्रक है, 7 मूल राशियां हैं। यहाँ पर ये टेम्परेचर को मेजर करता है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज फाउंडेड इन द ईयर, मतलब जो भारतीय संविधान सभा है उसका किस वर्ष में स्थापना का समय है, ये आपको बताना है। यहाँ साल दिए हुए हैं, जैसे 1948 है, 1946 है, 1947 है और 1950 है। तो इतने सरल विकल्प हैं कि आप आराम से गेस कर सकते हैं। बाकी सभी आज़ादी के बाद वाले हैं, तो आज़ादी से पहले ही होगा। और वैसे भी 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान आता है और उसके द्वारा जो प्रस्ताव दिए जाते हैं संविधान के निर्माण से संबंधित, उसको सभी लोग एक्सेप्ट करते हैं। अगले वाले को देखते हैं। यहाँ कहा जा रहा है कि इन द बायोस्फीयर लिविंग बींग्स आर इंटर रिलेटेड एंड इंटर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर सर्वाइवल, मतलब जो बायोस्फीयर होता है उसमें जितनी भी जीवित चीजें होती हैं वो आपस में इंटर रिलेटेड, यानी एक दूसरे से संबद्ध होती हैं, और इंटर डिपेंडेंट होती हैं, यानी एक दूसरे पर आश्रित होती हैं अपनी आवश्यकताओं के लिए। ठीक है, सर्वाइवल के लिए वो एक दूसरे पर डिपेंड करती हैं। दिस लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम इज नोन एज, अब ये जो लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम होता है जिसमें कि पूरी एक खाद्य श्रृंखला होती है, पूरा एक खाद्य जाल होता है और पूरा एक चक्र होता है, इसको क्या कहा जाता है? तो इसको इकोसिस्टम कहा जाता है। इकोसिस्टम में कई तरह की स्पीशीज पाई जाती हैं और वो एक दूसरे को खाकर या एक दूसरे के द्वारा जो लाभ है उसको प्राप्त करके अपना जीवन यापन करती हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ प्लेटलेट्स, जो पट्टिकाणु होते हैं जिन्हें कि प्लेटलेट्स कहा जाता है और उसी नाम से हम लोग ज्यादा जानते हैं। अभी जाकर आप कह दीजिए कि पट्टिकाणु घटते जा रहे हैं, डेंगू के बुखार में पट्टिकाणु घटने लगते हैं, तो समझना मुश्किल हो जाएगा, प्लेटलेट्स कम होने लगती हैं। तो इसका दूसरा नाम क्या है? देखिए जो प्लेटलेट्स होती हैं ना, उनको थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है। इनका जो वाजिब नाम है वो थ्रोम्बोसाइट है, बायोलॉजिकल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, इसमें कहा गया कि इन अ क्वांटिटेटिव वे द टेंडेंसी ऑफ अनडिस्टर्ब ऑब्जेक्ट टू स्टे एट रेस्ट और टू कीप मूविंग विद द सेम वेलोसिटी, मतलब ये जो प्रक्रिया है इसको क्या कहा जाता है? ये गुण होता है जो कि हर वस्तु के अंदर पाया जाता है। मतलब वस्तु अगर विराम की अवस्था में है तो वो विराम की अवस्था में ही रहनी चाहिए जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए, और अगर चलायमान हो गई है तो वैसी कंडीशन में वो वैसी ही रफ्तार में चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल आरोपित नहीं होता है जो कि उसकी गति को या तो कम करे या फिर तेज करे। तो ये जो अवस्था है इसको क्या कहा जाता है? जड़त्व कहा जाता है। जड़त्व की अवस्था में एक ही स्थान पर जो वस्तु है वो जड़ हो जाती है, उसको हटाने के लिए वहां से बाह्य बल की आवश्यकता, मतलब आउटर फोर्स की आवश्यकता होती है। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ कहा जा रहा है कि द टाइम टेकन बाय अ पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड, मतलब एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जो एक सिंपल पेंडुलम होता है, कंपाउंड पेंडुलम की बात नहीं हो रही है, तो उसके द्वारा जो टाइम लिया जाता है उसको क्या कहा जाता है? अब ऑसिलेशन का मतलब आप ऐसे समझिए, एक आपका धागा है, उससे आपने एक गोला लटका दिया जिसे कि आप बॉब कहते हैं या लोलक कहते हैं, मतलब लोलक का गोलक कहते हैं। तो आपने इसे खींचकर एक अवस्था तक ले जाकर, यहाँ तक ले जाकर छोड़ दिया, तो होगा क्या कि ये जो गोला है यहाँ से फिर वापस अपनी जगह आएगा और उससे फिर इधर वाली स्थिति में यहाँ तक जाएगा, फिर यहाँ से लौट कर आएगा और यहाँ तक आएगा। तो ये जो पूरा एक कंप्लीट साइकिल है, मतलब यहाँ से यहाँ तक जाना और यहाँ से फिर लौट कर यहाँ पर आ जाना, ये जो कंडीशन है इसको एक आवर्त काल के बराबर माना जाता है। तो यहाँ जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? टाइम पीरियड हो जाएगा, यानी आवर्त काल, और इसको कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं।
यहाँ देखिएगा कहा जा रहा है कि अंडर विच स्कीम लॉन्च बाय सेंट्रल गवर्नमेंट सॉयल कार्ड आर इशू टू फार्मर्स विच विल कैरी क्रॉप वाइज रिकमेंडेशंस ऑफ न्यूट्रिशन एंड फर्टिलाइजर। ठीक है, ये जो सॉयल हेल्थ कार्ड है मतलब मृदा के स्वास्थ्य की जांच करने वाले और उसका प्रमाण देने वाले कार्ड हैं, ये किसानों को जारी किए गए हैं। तो कौन सी ऐसी योजना थी जिसके तहत ऐसा किया गया? और अभी हाल में न्यूज आई है कि बहुत से सॉयल कार्ड जो हैं वो बर्बाद चले गए। क्या कारण था वो आपने अखबार में देखा? देखिए, इसमें जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा इसका डी वाला, मृदा स्वास्थ्य कार्ड इन्हें कहा जाता था। असल में यहाँ पूछा जा रहा है कि स्कीम का नाम क्या था, तो स्कीम का नाम ही था मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। ठीक, उसी स्कीम के तहत ये जो स्वास्थ्य कार्ड है ये जारी किए जाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 को देखिएगा, फ्रॉम विच द फॉलोइंग जीडीपी ऑफ अ कंट्री इज नॉट डेराइव फ्रॉम, मतलब निम्नलिखित में से किस चीज से देश का जो सकल घरेलू उत्पाद है मतलब जो जीडीपी होती है वो प्राप्त नहीं होती है या प्रभावित नहीं होती है, आप ऐसे कह लीजिए। कृषि क्षेत्र, इसके अलावा औद्योगिक क्षेत्र, या फिर इंटरनेशनल सेक्टर्स जो है वो, या फिर सर्विस सेक्टर। तो आप देख सकते हैं कि इसमें जितने भी हैं, देश की जीडीपी की बात हो रही है तो एग्रीकल्चर तो उसमें रहेगा ही, उससे बाहर नहीं हो सकता। औद्योगिक क्षेत्र रहेंगे, ये सेकंड पोजीशन पे होंगे, और सेवा क्षेत्र हमेशा रहता है। इसमें जो इंटरनेशनल सेक्टर है वो इसमें नहीं आएगा, वो जीडीपी से बाहर की चीज है। अगले वाले को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, देयर आर टोटल, अब यहाँ पे एक ब्लैंक स्पेस है जिसमें कि आपको एक नंबर भरना है, पार्लियामेंट्री सीट राज्यसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी इन सिक्किम, मतलब सिक्किम में जो संसदीय सीटें हैं राज्यसभा निर्वाचन वाली, उनकी संख्या कितनी? तो मात्र एक है। सिक्किम कोई बहुत बड़ा राज्य तो है नहीं, यहाँ पर सिर्फ एक यहाँ इस प्रकार की निर्वाचन क्षेत्र वाली सीट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं, दारा शिकोह वाज किल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ हिज ब्रदर। दारा शिकोह अपने भाई के साथ संघर्ष में, संघर्ष किस चीज का था? उत्तराधिकार का युद्ध था, तो उसके बीच में मारा जाता है। मतलब शाहजहां के जो पुत्र थे उसमें औरंगजेब सबसे ज्यादा योग्य था। दारा शिकोह के अंदर बहुत अच्छे गुण थे, वो एक योग्य व्यक्ति था, लेकिन शासन करने के लिहाज से योग्य औरंगजेब ही था। लेकिन समस्या ये थी कि ये बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी और क्रूर रहता है। ठीक है, कट्टरपंथी और क्रूरता इसके अंदर रहती है, बुराइयां भी रहती हैं। तो इसके चलते ये दारा शिकोह को मरवा देता है। ठीक है, दारा शिकोह ये पहली पसंद था शाहजहां की शासक बनने के तौर पे, और दारा शिकोह अगर राजा बना होता तो परिस्थितियां कुछ और रहती। खैर, तो यहाँ औरंगजेब के साथ संघर्ष में वो मारा जाता है, मारा नहीं जाता है बल्कि औरंगजेब उसको मरवा देता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं, दारा शिकोह एक विद्वान व्यक्ति था। यहाँ कहा गया कि द अरेबिक वर्क ऑफ अल बरूनी दैट गेव एन अकाउंट ऑफ सब कॉन्टिनेंट इज कॉल्ड, मतलब पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में मध्यकालीन जो स्थितियां थी उसके संबंध में बेहतर जानकारी देने वाली एक किताब है, इसको कहा जाता है। अब यहाँ उस किताब का नाम आपको बताना है, ऑथर का नाम दे दिया है अल बरूनी, और ये अरेबियन वर्क है, तो इसको कहा जाता है तहकीक हिंद या किताबुल हिंद। ठीक, किताबुल भारत दिया है, भाई हिंद और भारत तो एक ही होते हैं, लेकिन किताब का जो नाम है वो आपको चुनना है। तो यहाँ हो जाएगा करेक्ट आंसर किताबुल हिंद या तहकीक हिंद भी इसे कहा जा सकता है। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं, द नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया इज फॉर्म ऑफ, मतलब जो भारत का उत्तरी मैदान है वो किस चीज से बना है? तो पिछली क्विज में आपने सुना होगा कि हमारी जो अर्थ है उसमें पहले एक ही कॉन्टिनेंट पाया जाता था, पैंजिया, और बाद में उसमें जब डिवीजन होता है टेक्टोनिक मूवमेंट की वजह से तो दो पार्ट पहले डिवाइड होते हैं। जो साउदर्न पार्ट होता है उसको गोंडवाना कहा जाता है, और जो नॉर्दर्न पार्ट होता है उसको अंगारा कहा जाता है। जो गोंडवाना लैंड है उसी से हमारे भारतीय उपमहाद्वीप का जन्म हुआ है, ये आप सभी जानते हैं। तो जो इंडियन प्लेट है वो अब यूरेशियन प्लेट के नीचे सबडक्ट हो रही है, ये आपने सुना होगा। इसी वजह से हिमालयन माउंटेन जो है वो लगातार ऊंचे हो रहे हैं, एवरेस्ट की ऊंचाई बढ़ रही है, ये प्रक्रिया चल रही है। तो ये प्रक्रिया कोई आज की नहीं है, ये बहुत पहले जब दोनों में टकराव हुआ था यूरेशियन प्लेट में और भारतीय प्लेट में, तब की प्रक्रिया है। तो इस टकराव से पहले वहां पे टेथिस सागर नाम की एक उथली जल संधि थी, मतलब एक उथला समुद्र था जिसमें गहराई बहुत नाम मात्र की थी। अब उसके बाद जब इंडियन प्लेट आकर यूरेशियन प्लेट से टकराती है तो यूरेशियन प्लेट भारी पड़ती है और वो इंडियन प्लेट के ऊपर ऐसे चढ़ने लगती है, और जो इंडियन प्लेट है उसका यूरेशियन प्लेट के नीचे सबडक्शन होने लगता है, यानी छेपण होने लगता है। अब ये जो प्रक्रिया है इससे ऊंचाई तो बढ़ती है, लेकिन जो टेथिस सागर नाम की जल संधि वहां पे रहती है वो लुप्त हो जाती है, और उसकी जगह पे एक पर्वत खड़ा हो जाता है जिसे कि हम हिमालयन माउंटेन कहते हैं, एक वलित पर्वत है ये। अब यहाँ के जो मटेरियल था, मतलब यहाँ का जितना भी अवसाद था, निक्षेप था, वो आसपास के क्षेत्रों में जब जमा होता है तो एक प्लेन डेवलप हो जाता है जिसे कि जलोढ़ मृदा का मैदान कहते हैं। ये पूरा प्रोसेस है। तो इसमें जलोढ़ जो एलुवियल सॉइल है उससे ये पूरा जो नॉर्दर्न प्लेन है ये बना हुआ है, काफी उपजाऊ है। अगले वाले को देखते हैं, प्रश्न संख्या 13 को देखिए। इसमें कहा गया कि चीता, टाइगर मतलब बाघ और शेर, ये सब जो है ये कौन सी स्पीशीज से, या मतलब इनका जो जेनस है वो क्या है, ये आपको बताना है। ये जितनी भी स्पीशीज है इनका जेनस क्या है। तो ये सब पैंथर जो
स्पीशीज है उससे बिलोंग करते हैं। स्पीशीज तो यहाँ अलग अलग दी हुई है ना, जेनस की बात की जा रही है, तो यहाँ पे ये पैंथर से बिलोंग करते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं, अगले वाले को देख लीजिए। व्हाट इज द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस काल्ट, मतलब एक अम्ल और क्षार के बीच में आप अभिक्रिया करवा रहे हैं तो परिणाम क्या होगा, वो उदासीन हो जाएगा, मतलब दोनों का गुण समाप्त हो जाएगा और वहां पर लवण बन जाएगा। यही तो प्रक्रिया है, और पानी बनता है साथ में, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया होती है तो लवण और जल बनते हैं। ये आपने सुना होगा, तो उदासीनीकरण यानी न्यूट्रलाइजेशन का ये प्रोसेस होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी 15 को देखते हैं। यहाँ कहा गया कि इन विच सिटी ऑफ इंडिया इज धमेख स्तूप इज लोकेटेड। तो धमेख और चौखंडी इनकी लोकेशन कहाँ पे है, बौद्ध धर्म से स्तूपों का संबंध होता है, और वाराणसी जो क्षेत्र है, मतलब उत्तर प्रदेश का वाराणसी जिला, वहां पे है धमेख स्तूप। इसे आपने देखा है यहाँ पे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 16 को देखते हैं। 16वें में कहा गया कि द स्ट्रेंथ ऑफ अ फोर्स इज यूजुअली एक्सप्रेस बाय इट्स, मतलब बल की जो प्रबलता होती है उसको प्रायः किस आधार पे, मतलब किस चीज के हिसाब से नापते हैं। यहाँ पर बल की जो प्रबलता है उसकी बात हो रही है, तो उसका जो मैग्नीट्यूड होता है, कितनी मात्रा में बल लगाया गया, कितने न्यूटन का बल लगाया गया, एक्चुअली यही बताता है कि कितना उस पर बल लगा है, मतलब बल कितना शक्तिशाली है या कितना कमजोर है। तो यहाँ परिमाण नापा जाता है। ठीक, आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 17 को देखिएगा। अब ये अंग्रेजी का क्वेश्चन है, इसलिए हिंदी यहाँ गायब है, सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी। तो आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ गिवन वर्ड, मतलब एक शब्द दिया है। यहाँ जैसे आप वाक्यांश के लिए एक शब्द देखते हैं ना, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, वही चीज है। तो शब्द जो दिया है उसके लिए आपको एक यहाँ पे मीनिंग तलाशनी है। यहाँ आपको सेंटेंस नहीं दिया है, बल्कि उसका एक और अर्थ दिया हुआ है। जैसे एक ही शब्द के कई सारे अर्थ होते हैं, वैसे ही एक अर्थ के कई सारे शब्द हो सकते हैं। तो यहाँ आप देखिए कम्मेमोरेट का दिया हुआ है, और ये जो कम्मेमोरेट है इसके लिए आपको यहाँ से उचित शब्द तलाशना था। सेलिब्रेट हो जाएगा, ठीक है, इसका अगर आपको यहाँ पे एक्सप्रेशन देखना है तो सेलिब्रेट हो जाएगा, डी वाला सही है। इसके बाद अगले वाले को देखिए। अब यहाँ सेंटेंस है, तो इसमें कहा जा रहा है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 4 अल्टरनेटिव्स आर गिवन फॉर द आइडम और फ्रेज, लोकोक्ति मुहावरे के तौर पे दिया है। द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ आइडम, मतलब एक मुहावरा या लोकोक्ति आपको परोस दिया है, उसका अर्थ बताना है। तो जो लोकोक्ति है वो क्या है, टू हैव समथिंग ऑन द ब्रेन, टू हैव समथिंग ऑन द ब्रेन, इस प्रकार से दिया है, इसका अर्थ बताइए। तो यहाँ कुछ अर्थ दे रखे हैं, जैसे टू बी ऑब्वियस विथ समथिंग, टू बी रेडी विथ एन इमीडिएट स्मार्ट रिप्लाई, टू अनेबल टू सॉल्व अ पर्टिकुलर डिफिकल्टी या डिफिकल्ट फिलोसफिकल प्रॉब्लम, या फिर टू थिंक विस्टफुली अबाउट पास्ट लाइफ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें से हो जाएगा टू बी ऑब्वियस विथ समथिंग। ठीक है, टू बी ऑब्वियस्ड विथ समथिंग, ये इसका परफेक्ट मीनिंग होगा। यहाँ आपने लोकोक्ति देखी। इसके बाद आगे चलते देखिए, प्रश्न संख्या 19 में कहा गया कि अ पार्ट ऑफ सेंटेंस इज कोटेड, बिलो आर गिवन अल्टरनेटिव्स टू द कोटेड पार्ट एट ABC विच मे इम्प्रूव द सेंटेंस। अब यहाँ पे चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, अगर कोई इंप्रूवमेंट की आवश्यकता नहीं है तो आप डी वाले को चुन लीजिएगा। फिलहाल इसमें से देखिए, द बैटल टू रेज फॉर सम टाइम। अब ये जो टू रेज है, इसकी जगह पे क्या भरा जा सकता है, मतलब वाक्य को बेहतर बनाने के लिए, शुद्ध बनाने के लिए हम क्या इसकी जगह पे रख सकते हैं। यहाँ कुछ विकल्प आपके सामने, जैसे देखिए इज रेजिंग है, इसके बाद आप देख रहे हैं इसमें हैज बीन रेज्ड है, हैज बीन रेजिंग है, और नो इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता। इसमें हो जाएगा हैड बीन रेजिंग, हैड बीन रेजिंग हो जाएगा। हैड बीन का यूज हम लोग पास्ट टेंस में चले जाएंगे, तो कुछ सेंटेंस इस प्रकार से बनेगा, द बैटल हैड बीन रेजिंग फॉर सम टाइम, द बैटल हैड बीन रेजिंग फॉर सम टाइम। इसके बाद आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 20 में आपसे कहा गया कि चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो यहाँ पर कुछ दिया हुआ है, जैसे कंपोजर दिया है, कंपोजर की अलग अलग मीनिंग दी हुई है। आप इसमें से बताइए कि करेक्ट स्पेलिंग किसकी है। तो पहले वाले की ही है, इसमें स्पेलिंग आप देखकर स्पष्ट रूप से समझ रहे हैं, COMPOSURE, कंपोजर। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं 21, देवता का पर्यायवाची इसमें से कोई नहीं है। कौन सा नहीं है बताइए। 3 तो है, निर्जर जो होता है ये देवता का पर्यायवाची होता है, त्रिदश जो होता है ये भी देवता का पर्यायवाची होता है, गीर्वाण भी देवताओं को ही कहते हैं, विबुध भी कहते हैं, और भी बहुत सारे होते हैं। लेकिन किंकर जो आप देख रहे हैं ना, ये देवता का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि ये नौकर जो दास होते हैं उनको कहा जाता है, सेवक को कहा जाता है किंकर, भृत्य भी कहा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा सही विलोम युग्म नहीं है। तो समष्टि का व्यष्टि होता है, सही है। सम का विषम होता है, समर्थक का विरोधी होता है, लेकिन सदाचार का दुराचारी नहीं होता है। सदाचार का दुराचार हो सकता है लेकिन दुराचारी नहीं होगा, या फिर अगर आपको दुराचारी का खोजना ही है तो सदाचारी लिख दीजिए, लेकिन यहाँ असल में गुण की बात की जा रही है, तो डी वाला इसमें गलत है। इसके बाद अगले वाले को देखिए, धातुष्मा, मतलब धातु की उष्मा, इसका मतलब ये है।
तो इसमें कौन सी संधि इस्तेमाल हुई है? दीर्घ संधि इस्तेमाल हुई है। दीर्घ जो स्वर है उसका उच्चारण हो रहा है, तो वैसे भी आप समझ सकते हैं दीर्घ संधि है। इसके बाद आगे चलते हैं। मतलब दीर्घ स्वर का मतलब समझ रहे हैं? यहाँ धातु नाम का एक अलग शब्द था और उष्मा जो है वो इस प्रकार से लिखा गया है। धातु त पे छोटे ऊ की मात्रा है, यानी यहाँ भी छोटा ऊ है। और यहाँ उष्मा में आप पहला जो वर्ण है उसको देखिए, वो छोटा ऊ है। छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर क्या बनेंगे? बड़ा ऊ बनेगा। तो दीर्घ स्वर बना, और दीर्घ स्वर बना तो ये दीर्घ संधि हुई। ऐसे चलता है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया कि जो वाक्यांश दिया है उसके लिए आप एक शब्द खोजिएगा। ये कुछ कानूनी लहजे वाला है। कानून को रूप देने के लिए प्रस्तुत किया गया जो प्रस्ताव होता है, मतलब कोई कानून बनाने के लिए या कानून में संशोधन के लिए अगर कोई प्रपोजल आता है तो उसको हम क्या कहते हैं? विधेयक कहते हैं। कृषि विधेयक आपने सुना होगा, बिल कहा जाता है इसे अंग्रेजी में। तो सी वाला हो जाएगा। इसके बाद 25 को देखिए। ठीक ठीक न्याय हो जाना, मतलब एकदम सही प्रकार से दोनों पक्ष जो है वो संतुष्ट हो जाए, ऐसा न्याय हो जाए। तो इस तरह का जो न्याय होता है इसको क्या कहते हैं? लोकोक्ति के तौर पे अगर हम कहना चाहें तो कहते हैं कि आज दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना चाहिए। अब ये जो झगड़ा है ये ज्यादा समय तक नहीं रहना चाहिए। आज सारी सच्चाई एकदम क्लियर कट हो जानी चाहिए। तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना मतलब दोनों अलग अलग हो जाना, क्लियर हो जाना। इतना हमने देखा और यहाँ तक ये क्विज कंप्लीट होती है। सिलसिला आगे जारी रहेगा, लेकिन इसमें इतना ही। और तब तक के लिए नमस्कार।